चलो भाई, अभी हम लोग मिलकर एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम का सिंगल शॉट में कवर करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट नीड्स टू बी कवर्ड, उनको फटाफट एक बार आ जाओ और ठीक करते हैं, ठीक है। सो भाई लेट्स बिगिन विद द आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो जो जो चीजें मेन कवर करने लायक हैं इस पॉइंट में वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें तीन लोग कवर करने हैं मेजर। तो शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो बेटा प्रैक्टिकली पहले कवर करना होता है कि इस चैप्टर की सबसे पहली नीड होती है कि हमें कवर करना है एसिड कौन है और बेस कौन है, ठीक है। इसको कवर करने के लिए जैसे शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे। तो हमारे पास तीन बेसिक कॉन्सेप्ट थे बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग कहते हैं एर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसके हिसाब से बेटा आपने लर्न करना है कि H प्लस जो भी डोनेट किया करेगा वो नेचर में एसिडिक होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और जो भी OH माइनस डोनेट किया करेगा वो नेचर में प्रैक्टिकली कौन होगा बेटा, बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए HCl ले लेता हूं, ठीक है। HCl है, HCl अगर पानी में जाएगा तो क्या डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, तो प्रैक्टिकली नेचर में कौन हुआ, एसिडिक हुआ, ठीक है। NaOH है बेटा, NaOH पानी में जाकर OH रिलीज कर सकता है, तो नेचर में कौन हुआ बेटा, ये बेसिक हुआ। ठीक, तो ये एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। तो 10th क्लास में जो तुम लोग एसिड कभी पढ़ते हो वो एरिनियस एसिड होता है, 10th क्लास में जो बेस पढ़ते हो वो एरिनियस बेस होता है। फाइन। सेकंड कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा हमारे पास जिसको कहते हैं हम लोग ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा वर्ड काम आता है अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे सपोज करो बेटा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जो जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जो लोन पेयर अवेल करवाते हैं दूसरों को ताकि लोन पेयर किसी को दिया जा सके, उन लोगों को बेटा क्या कहा जाता है, उन लोगों को बेस कहा जाता है पर दिस कॉन्सेप्ट। और जो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने लायक पॉसिबिलिटी रखते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है एसिड्स, उन्हें कहा जाता है एसिड्स। एग्जाम्पल लेते हैं वो। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जैसे मान लीजिए मेरे पास है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को अगर हम चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग से सीख के आए हैं, तो हमने अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर देखा है हमेशा। तो वो लोन पेयर डोनेटेबल रहता है नेचर में। डोनेटेबल मतलब कि शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं कि नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। फिर आते हैं बच्चों, और कोई आपको बेस देखना है तो H2O भी कंसीडर हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस। क्यों सर, H2O के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है टू शेयर फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग के लिए, ठीक है। एसिड्स की बात करें बेटा तो ल्यूइस एसिड में AlCl3 है, ठीक है, BCl3 है। ये सारे कैसे हैं बच्चों, ये सारे ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम को अगर मैं ऐसे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखूं Cl तो इसके सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाए हैं, इसको एक लोन पेयर की जरूरत होती है, तो लोन पेयर एक्सेप्टिंग कंडीशन में होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, इन्हें कंसीडर करते हैं ल्यूइस एसिड्स, ठीक है। तो लोन पेयर देने लायक लोग, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो बेस है एज पर दिस कॉन्सेप्ट, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है एज पर दिस कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तीसरा कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस का जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। सो द थर्ड कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज, जिसको कहा जाता है बेटा ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेटा एज पर दिस कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये कहता है कि जो H प्लस को डोनेट कर सकेगा, H प्लस को डोनेट करेगा वो नेचर में एसिडिक है, और जो H प्लस को गेन कर पाएगा या एक्सेप्ट कर पाएगा उसको हम बोला करेंगे एज अ बेसिक थिंग। जो भी H प्लस डोनेट कर सकता है, जैसे मैं अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं तो मान लीजिए मेरे पास HCl है, पानी में जाकर HCl H प्लस को डोनेट कर सकता है, तो ये नेचर में एज पर दिस कॉन्सेप्ट नेचर में एसिडिक हुआ। पानी में जाकर H2SO4 अपने आप में से H प्लस को रिलीज कर सकता है, ये भी एसिडिक हुआ। यहाँ तक तो बच्चे को बड़ा नॉर्मल लगता है कि हाँ ठीक है सर,
H प्लस डोनेट कर सकते हैं तो नेचर में एसिडिक बेसिक होगा। बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि H प्लस अफेक्ट कौन करेगा। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए बच्चों, मैं आप लोगों को कहता हूँ H2O, H2O के पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर पे H प्लस को बाहर से एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लोन पेयर है बेटा, इस लोन पेयर को शेयर करके H प्लस को साथ में जुड़वा कर हम H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ये कैसे बन पा रहा है? ये तभी बन पा रहा है जब पानी H प्लस को गेन कर पा रहा है बच्चे। फाइन। और कोई आपके पास एग्जांपल है? अमोनिया, गुड एग्जांपल यार। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होते हैं, अगर आप उसको एक H प्लस प्रोवाइड करेंगे तो अमोनियम बन जाता है। तो अमोनिया भी नेचर में क्या हुआ? एज पर दिस कॉन्सेप्ट बेसिक हुआ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अब आते हैं बेटा हम लोग इसके ना जरूरी बातें कुछ, जहां से हम क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे। तो मान लीजिए मैं नोट में कुछ जरूरी चीजें शुरू करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ब्रॉन्स्टन लॉरी को कॉन्सेप्ट समझे तो NaOH जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, हम सब जानते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ बेस एज पर दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चों NaOH को तुम लोग हमेशा से क्या समझते आए हो? NaOH जाएगा पानी में, OH रिलीज करेगा, इसके पास H प्लस एक्सेप्ट या H प्लस डोनेट करने की एबिलिटी नहीं है। तो NaOH इज नॉट अ बेस, इज नॉट अ बेस एज पर दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो ये बंदा बेस नहीं है। लेकिन याद रखना, ये नहीं सोचना कि सच में बेस नहीं है। इट्स अ बेस एज पर एंजीनियर्स कॉन्सेप्ट। फाइन। सेकंड थिंग बेटा, सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो, पानी की मैं दो फॉर्म्स यहाँ पे उठा रहा हूँ। पानी की एक फॉर्म मैंने उठाई है डिसोसिएटेड वाली फॉर्म, जो कि हमारा रियल लाइफ वाटर है, सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो पानी H प्लस और OH माइनस की सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। और एक होता है प्योर वाटर जो कि डिस्टिल्ड फॉर्म है भाई। तो डिस्टिल्ड फॉर्म को मैं सिंपल भाषा में स्टूडेंट को समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भैया अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, जो पानी ब्रेकेबल नहीं है या टूटा हुआ नहीं है। अब जो ब्रेकेबल वाटर है उसने अपने में से H प्लस निकाला और इसके लोन पेयर को लेफ्ट से दे दिया। जब इसके लोन पेयर को H प्लस दिया गया तो हमें आगे जाकर क्या मिला? इसने H प्लस को गेन किया तो हमें H3O पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, H प्लस गेन कर लिया तो लीज में साइड में क्या बचता है बेटा? हमारे पास साइड में बच जाता है OH माइनस। क्यों बचा सर? इसमें से H प्लस निकल के इसको गया, बचा OH माइनस। अब आप एक चीज पे गौर करो, जैसा मैंने क्लास में बात भी की हुई है आपसे, कि बेटा यहाँ पर ना इसने अपने में से H प्लस को डोनेट किया है, तो ये नेचर में कैसा साउंड कर रहा है? यहाँ पर एसिडिक। इसने H प्लस को गेन किया है, ये कैसा साउंड कर रहा है सर? बेसिक। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब ये फिर से अपने में से H प्लस को रिलीज कर सकता है बेटा, ये अपने में से एक H प्लस फिर निकाल सकता है, लेकिन कहाँ निकाल रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो हमने इस चैप्टर में इनको क्या नाम दिया था? ये होगा हमारा एक कॉन्जुगेट एसिड, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में एसिडिक बिहेव कर रहा है, और साथ ही साथ इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जहां पर टीचर हमें कहता है बेटा कि आपको कुछ कॉन्जुगेट एसिड और कुछ कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, तो कैसे बनाए जाएंगे बेटा? ध्यान देना बच्चों। तो मैं यहाँ पे कुछ आयोनिक या कुछ न्यूट्रल स्पीशीज ले रहा हूं, और फिर हम उसका रिलेटेबल कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। बट उससे पहले मेरा एक शॉर्टकट लर्न करो बेटा। कोई भी एक सब्सटेंस हो आपके पास, कोई भी एक सब्सटेंस हो आपके पास, आप उस सब्सटेंस में अगर प्लस करवा देंगे H प्लस को तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, और आप उसी में से H प्लस को माइनस करवा देंगे तो आपको कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है बेटा, ध्यान रखना। आप अगर उसके अंदर H प्लस को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो आपको बेटा कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपसे। फाइन। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ बेटा, मैं आपको एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता हूँ कुछ। देखो, सपोज करते हैं मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास अवेलेबल है F माइनस, मेरे पास अवेलेबल है HSO4 माइनस, मेरे पास अवेलेबल है वाटर, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है अमोनिया। ठीक है, इनमें ट्राई करते हैं कि इनका कॉन्जुगेट एसिड और बेस स्टूडेंट कैसे बनाएगा। देखो, अब F माइनस है, F माइनस में अगर आप एक H प्लस को ऐड कर देंगे, है ना, तो अब क्या मिलेगा आपको? HF। तो HF कौन हुआ? इसका कॉन्जुगेट एसिड। और इसमें देने लायक H प्लस है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाएगा, तो वहां पे आप नलिफाइड वे में चलोगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए HSO4 माइनस है,
HSO4 माइनस में से आप एक H प्लस बाहर निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, सल्फेट आयन। और अगर आप इसको एक H प्लस प्रोवाइड कर देंगे तो यू विल गेट H2SO4, H2SO4 मिल जाएगा। H2O है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो आप इस पे H प्लस ऐड भी कर सकते हो, ऐड करोगे तो H3O पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको OH माइनस मिल जाएगा। ठीक है, NH3 है, NH3 में अगर बेटा आप लोग एक लोन पेयर होता है इसके ऊपर H प्लस इफेक्ट करवाओगे तो बेटा आपको NH4 पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर आप इसमें से एक H प्लस रिलीज करवाओगे तो आपको, इसको हम आइडाम भी कहते हैं, NH2 माइनस मिल जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान रखना बेटा इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास बच्चा इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो क्या है, ध्यान दो। फिर इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एसिड बेसिस का बेस आइडिया रख लेने के बाद हमें एक तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वाटर पढ़ना होता है मेनली, ठीक है। तो पहले उसी को कवर कर लेते हैं एक बार और फटाफट। इसको कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, पानी के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी आएंगे, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करता है। देखो बच्चा, मान लीजिए मैं आप लोग को कहता हूँ, जैसे पीछे भी डिस्कस करके आए हैं हम लोग कि हमने वाटर में वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला, स्टूडेंट ने वही पीछे भी जो डिस्कस किया सेम बेटा, वाटर में वाटर ऐड किया तो उसको H3O पॉजिटिव मिला, साथ में OH माइनस मिल गया, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट इसका के निकालने की कोशिश करे, कोई बच्चा इसका के निकालने की कोशिश करे, तो के कैसे निकलता है, राइट साइड वाले लोग अपॉन लेफ्ट साइड वाले दो लोग हैं, तो H2O का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पानी के अंदर पानी डालोगे, पानी की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होती नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट होता है यहाँ का। इसको आप ऊपर ले जाओगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बन जाता है KW, जिसको बेसिकली कहा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो राइट में रहता है H3O पॉजिटिव, साथ में रहता है बेटा OH माइनस, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। दूसरी बात बच्चे, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्कूल ने ये रटा होना चाहिए बेटा कि ना रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, साइंटिस्ट ने हमें पता लगा के बताया है कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वलेंट होती है 10⁻⁷ मोलर, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर KW की वैल्यू क्या आएगी, एक तो बच्चों याद रखना है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या H3O पॉजिटिव आर द सिमिलर थिंग। क्यों सर, एक H प्लस अगर बाहर से आएगा H2O पे अटैक करेगा तो H3O पॉजिटिव बनेगा, तो जितने H प्लस होंगे उतने ही H3O पॉजिटिव वैल्यू तैयार होंगे, तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सो KW की वैल्यू H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई में OH माइनस, वैल्यू पुट करो बेटा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, टोटल आएगा 10⁻14। इसलिए बच्चों ने याद रखना है KW की वैल्यू 10⁻14 होती है फॉर वाटर एट 298 केल्विन। फाइन। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, जिन पे बेसिकली क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम पानी का पीएच निकालेंगे। पीएच का फॉर्मूला वाज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर रूम टेम्परेचर पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है तो +7 बन जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा बेटा, दैट विल गिव्स मी द वैल्यू pH इक्वल्स टू 7 आ जाएगा बेटा। फाइन, जैसे ही 7 आ जाएगा पीएच तो हमारा पानी, अच्छा पानी के लिए पानी का पीएच जो मर्जी है, दैट विल बी न्यूट्रल थिंग। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं, देखो तुम एक चीज बात बड़ी मजेदार, देखो सपोज करो हम एक, सपोज करो हमने एक स्केल बनाई, ठीक है। इस स्केल में बच्चे ने याद रखना है कि सर ने जब 0 पीएच की बात करी तो वो एसिडिक में कंसिडर होता है, 7 पीएच न्यूट्रल होता है, 14 पीएच बेसिक तक जाता है। और एक और बात याद रखना, कई बच्चे पीएच स्केल को 1 से 14 कंसिडर करते हैं, पीएच स्केल इज फ्रॉम 0 to 14 एक्चुअली, ठीक है।
वो भी कैसे सर, देखो समझना बड़ा आसान है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर कोई बच्चा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर पुट कर दे, और 1 मोलर होना आम बात है ना, कोई बच्चा 1 मोलर पुट कर दे तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 0 आ जाएगी। तो पीएच का जो स्केल है वो 0 to 14 जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है कि कई बार स्टूडेंट ये बात मान के चल देता है कि पानी का पीएच हमेशा ही लाइट पर 7 रहेगा। बेटा आप लोगों ने अगर देखा तो मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि रूम टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 आती है। इसका मतलब अगर कोई और टेम्परेचर हुआ तो वैल्यू कैन चेंज ना। तो अगर वैल्यू चेंज हो सकती है तो फिर पीएच भी चेंज हो सकता है। तो आपको किसी टेम्परेचर पर अगर पानी की एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसी टेम्परेचर पर अगर 10⁻⁸ हुई इन केस, तो फिर पीएच स्केल भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब उस केस में क्या होगा, अगर पानी का पीएच 8 हो जाएगा तो ये स्केल 1 आगे चला जाएगा, ये स्केल भी 1 आगे चला जाएगा, तो नया स्केल 1 to 15 होगा। 8 से नीचे वाले एसिडिक, 8 से ऊपर वाले बेसिक हो जाएंगे, बट द पानी विल रिमेन न्यूट्रल। पानी का जो भी पीएच आएगा दैट विल बिकम न्यू न्यूट्रल। फाइन, चलो अच्छा। तो ये एक तो बात ध्यान रखना। दूसरी चीज बेटा आप ध्यान रखो, के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सर यार जब मैं ये बात बोल ही रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू आती है, तो अगर मैं यहाँ पे भी ये बात बोल के हटा हूँ कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन अगर कभी 10⁻⁻8 होगी तो बच्चे कैसे होगी 10⁻⁸? टेम्परेचर बदलेगा तभी तो इसकी वैल्यू बदलेगी, और तभी फिर के डब्ल्यू बदलेगा। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे तुम्हें हमेशा के लिए कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि एक तो सर ने कहा है कि के डब्ल्यू जो है वो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, सॉरी, इनटू में ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है एट रूम टेम्परेचर। कल को अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो दैट वैल्यू में वेरी। फाइन, चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों हमें ये पढ़ लेने के बाद क्या करो करना सुनो। अब बेसिकली क्या होता है बच्चे, हम जब एसिड बेस का एक बेस रेडी कर चुके हैं तो पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ आप लोगों को, उनको डिस्कस करके फिर हम प्रॉपर एसिड शुरू करेंगे एक बार। ठीक है सुनो, पहले तो एक फॉर्मूला पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप याद रखना बेटा। पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप 14 इनका सम होता है। दूसरा बेटा के ए इंटू के बी का रिलेशनशिप हमेशा याद रखना है, के डब्ल्यू होता है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर जैसे मान लीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, मतलब आपके पास कोई बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और आप उसका केवी डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे इस फॉर्मूला में, तो जो केवी होगा ना वो डेफिनेटली क्या होगा, एक कॉन्जुगेट बेस होगा। ये बात ध्यान रखना है। इन केस यू आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड हियर, तो जो रिलेटेबल केवी होगा ना वो किसको बिलोंग करेगा, कॉन्जुगेट बेस को, उसी के कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली आप अगर उल्टा, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ उससे क्लियर हो पाएगी बात। मान लीजिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास ना कोई एक एसिड था, फॉर एन एसिड, टीचर ने कहा कि फॉर एन एसिड के इज 2.0 to 10⁻³ दिया मान लीजिए उन्होंने, और वो कहता है फाइंड करो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसी के कॉन्जुगेट बेस का निकालो। तो बच्चा अगर टीचर कभी तुम्हें कहती है कि इसी के कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है आपने, जैसे के आपको प्रोवाइड कर दिया 2.0 टू 10⁻⁻3, इसी का कॉन्जुगेट बेस निकालना है, के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो अगर आप के बी निकालना चाहते हैं तो 10⁻⁻14 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3, अभी ऊपर चला जाएगा, 1/2 को 0.5 लिख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। फाइन, तो ये दो एक्सप्रेशन तो याद रखना। उसके बाद बच्चों जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन लर्न करते हैं, जैसे ही आप ये वाला एक्सप्रेशन लर्न करते हैं, तो अब आपको आगे बढ़ना है एज पर द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ, लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। बच्चों वैसे तो एसिड्स की कैटेगरी को शुरुआत में आप मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड से भी बांट सकते हैं, बट हमारा इस चैप्टर में उनके लिए कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से। ठीक, तो मान लीजिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स पड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेट्स से अबाउट वीक एसिड्स। ठीक है,
अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ने ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहना कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहना है जो लोग 100% डिसोसिएबल कंडीशन में रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे ने ध्यान रखना है HCl, HNO3, H2SO4 दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड जिनको हम तकरीबन मान के चलते हैं कि भैया ये काफी हद तक टूट सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, वीक एसिड जिन्हें कहते हैं बच्चों दैट डू नॉट डिसोसिएट, दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरे तरीके से तो पूरे 100% नहीं टूट रहे। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट ने याद रखना है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है ना, सबको याद होता है CH3COH। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे एग्जांपल वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं जो लेबोरेटरी में जाकर 100% डिसोसिएबल फॉर्म में नहीं होते बच्चा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एक करके इनके बारे में बात करनी है। तो पहले बात करते हैं अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आओ जरा लेट्स टॉक अबाउट बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहां से बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा अलग एंगल में निकल जाता है, अलग डाइवर्जेंस हो जाती है, यहां से इसकी तो ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करना है, इसके पढ़ना क्या है इसके बारे में। तो बेटा बेसिकली तुम लोगों को पीएच निकालना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मेरे पास 10 की पावर -2 मोलर HCl सोल्यूशन अवेलेबल है। टीचर कहते हैं जिसका पीएच निकालो। ओ भैया HCl को तुमने मानना है कंप्लीट डिसोसिएशन वाला बंदा है ना, तो HCl को तुम जैसे ही तोड़ने भागोगे तो तुम्हें H+ और Cl- मिलेगा। तो आप टीचर को बताओगे जी इनिशियल स्टेज क्या है, इनिशियली हालात क्या थे। इनिशियली 10 की पावर -2 था, शुरू में ना H होगा ना Cl होगा। एट इक्विलिब्रियम जितना टूटना चाहता था अगर उतना टूट गया तो थोड़ी देर में 10 की पावर -2 ये और 10 की पावर-2 ये। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है सर माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर-2 H+ होता है ना, तो -2 आगे आ जाएगा, रह जाएगा बेटा 2 log 10, ट्वाइस ऑफ 1 आंसर विल बिकम पीएच विल बिकम 2। कल को मुझे टीचर कहता है बेटा कि आपने H2SO4 के लिए सॉल्व करना है, तो मान लीजिए मेरे पास 0.1 मोलर ऑफ H2SO4। अब इसके लिए मुझे मान लीजिए टीचर कहता है वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच। तो सबसे पहले बात स्टूडेंट ने याद रखना है जी H2SO4 है, H2SO4 को तोड़ोगे ट्वाइस ऑफ H+ और सल्फेट आयन बन जाएगा, है ना। अब इनिशियल स्टेज क्या है 0.1। और स्टूडेंट ने एक बात नोटिस करनी है, इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल मिलेंगे, तो थोड़ी देर में ये 0.2 मिलेगा और ये 0.1 ही मिलेगा। तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं पीएच होता है जी माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो बताओ बच्चा H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 0.2, तो लिख लिया जी 0.2। ठीक है, 0.2 को थोड़ा सॉल्व किया तो ये 2/10 हो गया। अब log A/B का फॉर्मूला लगाया, log A माइनस log B। अब log 10 तो 1 होता है और 3 log ऐसे थे जिसको मैंने वैसे ही बच्चों को बोला हुआ है कि रट्टा मार के चलना है। log 2 होता है 0.3010, log 3 0.47, log 5 0.69। ये रटे हुए होने चाहिए, रट तो और भी सकते हैं बट कम से कम ये तो रखो। अब log 10 1 होता है, log 2 0.3010 होता है, वैल्यू पुट करूंगा माइनस करूंगा तो भैया हमारे पास 0.699 के आसपास इसका 0.699 के आसपास इसका पीएच डेवलप हो जाए। ये काम था। तो जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है उनके लिए ये पहले बेसिक काम ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके लिए बच्चा, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट नोट बच्चों। एक इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अजीब साउंड कर रही है तो ध्यान रखनी है। जैसे जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूँ कभी 10 की पावर -8 मोलर हो जाए। ठीक है, मान लो कभी 10 की पावर-8 मोलर तुम्हारे पास HCl अवेलेबल हो जाए। लेट्स से यू गाइस हैव 10 की पावर-8 मोलर HCl। अब मैं तुम्हें कहूँ इसका पीएच निकालना है। अब देखो कितनी गलत बात है कि इसका पीएच अगर मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो माइनस लॉग में H+ कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग में 10 की पावर-8 लिखा, आंसर आया जी -8 आगे पीएच आ गया 8। अब यार एक बात सोचो, कितना भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्यों ना हो बेसिक थोड़ी आ जाएगा आंसर। HCl का आंसर बेस कैसे आ जाएगा 8।
तो यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये गलत है। तो क्या करना है सर? फिर सुनो, जब भी तुम्हारे पास 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10 ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यू हो, तो तुमने पानी में प्रेजेंट जो H प्लस होते हैं, जो पहले से ही प्रेजेंट है, उन्हें भी काउंट करना। मतलब अभी मैं समझाता हूं कैसे करना है। इसको हटाते हैं पहले। अब करते हैं जी, मान लीजिए दोबारा चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl। इसका भी पीएच निकालना। ठीक है, अब कैसे निकालना है ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले स्टूडेंट ने HCl लिया, HCl को तोड़ा, उसको H प्लस मिला और Cl माइनस मिला। उसको पता है कि शुरू में 10⁻⁻8 मोलर HCl आपने डाल दिया है, लेकिन यहीं पे कॉन्सेप्ट शुरू होता है, आपको पानी में प्रेजेंट जो ऑलरेडी H प्लस है उन्हें भी कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, पानी में प्रेजेंट जो ऑलरेडी H प्लस है वो है 10⁻⁷ होते हैं, जो पानी में पहले से ही होते ही हैं। अब जब ये फर्दर डिसोसिएट होगा तो पानी में पहले से 10⁻⁷ थे, पानी में 10⁻⁸ और आ गए। अब टोटल H प्लस आयन कितने हो गए हैं? हमारे पास टोटल H प्लस आयन हो गए हैं H प्लस पहले से और एसिड की वजह से जो आए थे। अब इसमें से आप 10⁻⁷ को बाहर निकाल लीजिए, ये रह जाएगा 1.1, तो 1.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर आपके पास बच जाता है। फिर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो आप यहाँ पे 1.1 इंटू 10⁻⁷ लगा लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, इसलिए मुझे याद है ये वाला। इसका आंसर कुछ 6.95 के आसपास आता है, बट एटलीस्ट 7 से तो नीचे आया, पहले तो 8 आ गया था इसका आंसर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन उठता है, स्टूडेंट के पास एक वैलिड क्वेश्चन उठता है। स्टूडेंट कहते हैं सर ये काम कब कब करोगे, कि आप जैसे ये कह रहे हो 10⁻⁷ काउंट करना है, कब कब करना है सर? तो सुनो, कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर H प्लस या कोई भी एसिड हो आपके पास, H प्लस छोड़ो, कोई भी आपके पास एसिड हो और टीचर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से शुरू कर दे, -7 है तब भी लेना है, 7 से नीचे नहीं लेना। मतलब -6 आता है, -5 आता है, -4 आता है, तो ये काम नहीं करना। नॉर्मल क्वेश्चन करना है, ऐसे वाला जो हम पीछे करते आए हैं अभी, ये वाला काम करना है नॉर्मल। देखो यहाँ पे 10⁻⁻2 था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो जब 7 पहली बार इंट्रोड्यूस होगा तभी आपको ये वाला काम करना है। 7 पे करना है, -8 पे करना है, -9 पे करना है, फर्दर जितनी भी वैल्यूज आ जाए उन सब में करना है, समझो। 7 से शुरुआत हो जाती है इस पॉइंट। वाई 7? क्योंकि 7 न्यूट्रल था, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी आप लोग ऐसे इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द एसिड्स। वीक एसिड्स के बारे में बात कर लें एक बार। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दी वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स का सिचुएशन क्या है? अभी पहली बात तो ये पूरा टूटते नहीं है, तो बच्चे ने क्या क्या बातें याद रखनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले लेट कर रहा हूँ, लेट HAV अ वीक एसिड, जो पूरे तरीके से नहीं टूटते। तो इसके लिए बेटा मैं सीधे सीधे फॉर्मूले लर्न करा रहा हूँ, ध्यान देना। ये पहले तो H प्लस और A माइनस देगा। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पूरे तरीके से ब्रेक नहीं होता। तो मान लीजिए शुरू में C मोलर है और ये लोग कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ये ब्रेक होगा तो C माइनस C अल्फा बनेगा, C अल्फा और ये C अल्फा। बच्चों ने याद रखना है अल्फा कौन होता है? अल्फा होता है जी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई कितने परसेंट टूटा है, वो है अल्फा। तो ये एक तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है, Ka इज इक्वल टू Ka कैसे निकालोगे आप? जनरली किसी एसिड का K कैसे निकालते हो? राइट साइड का H प्लस, राइट साइड का A माइनस अपॉन लेफ्ट साइड का HA। अब आप सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अब क्या होगा? राइट साइड सॉल्व करी तुमने, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लिया, रह गया 1 माइनस अल्फा, एक C से स्क्वायर कटा, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है कि A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले का एक और चेंज है
कई बार हमारी टीचर्स कहती है कि अल्फा बहुत छोटा हो जाता है कई बार 1 से। अल्फा छोटा होने का मतलब, मान लीजिए कई बार अल्फा 1% है, 0.1% है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कल को टीचर आपको कह रहे हैं बेटा मेरे पास ना अल्फा खाली 1% है, तो 1% का मतलब होता है 1/100। अब 1/100 1 के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वैल्यू इतनी छोटी है कि नियर बाय आंसर 1 के इक्विवेलेंट ही आ जाता है। तो इसलिए काफी सारे ऐसे केसेस में जहाँ पे अल्फा बहुत छोटा होता है, हमारा फॉर्मूले में नीचे 1 ही रह जाता है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है बच्चों के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये भी तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताइए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी से बल्कि कई बार कुछ स्कूल टीचर और फॉर्मूला बनाने बैठ जाते हैं, जैसे अल्फा होता है बच्चे के ए अपॉन सी का अंडर रूट। अब ये इसी से तो बना है, बच्चा अगर एक लर्न कर ले तब भी इनफ है ना, जरूरी थोड़ी है और फॉर्मूले लर्न करने बैठना, एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो ये वाला बहुत है। ठीक है, अच्छा अब कल को टीचर का आपको कहता है बेटा इसका पीएच भी निकालना है, तो पीएच का फॉर्मूला देखो, आप देखो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी जनरेट हो रही है यहाँ पे, ये देखो कितना H प्लस है सोल्यूशन में, इसको नोटिस करो कितना H प्लस है, सी अल्फा। तो स्टूडेंट डायरेक्ट लर्न कर सकता है ना कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है यहाँ पे, सीधा सी अल्फा, डायरेक्ट लर्न कर दीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे कल को अगर किसी बच्चे को इसके लिए कुछ एस्पेक्ट्स जो पेपर के लिए लर्न करने हैं वो क्या है, सुनो। सबसे पहले स्टूडेंट ने याद रखना है बेटा कि जिसका के ए बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो उतना बेटर एसिड होता है। एक्चुअली के ए ना एक टूल है, कि एक वे आउट है जिससे हम डिस्कस करते हैं कि भैया कौन सा एसिड बढ़िया है, कौन सा एसिड ठीक ठाक सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल याद रखना कि HCl का जो Ka है वो दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज 10⁻7, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जितना बढ़िया Ka उतना बढ़िया एसिड। फाइन, एक टूल अब और याद रखो, जैसे बच्चों पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई स्टूडेंट H प्लस की जगह यहाँ पे Ka पुट कर दे तो एक और नई टर्म बन जाती है pKa, जिसे हम लोग जानते हैं pKa। इसके लिए बच्चों ने क्या याद रखना है, pKa हमारी कैसे मदद करता है बच्चों, pKa वैल्यू जिसकी छोटी होती है वो बड़ी एसिड होता है, Ka से उल्टा होता है। वहां Ka जिसका बढ़िया वो गुड एसिड, यहाँ pKa जिसका लो वो बढ़िया गुड एसिड। ठीक है, कल को तुम्हें इसके लिए कुछ रिएक्शन देखने की, सॉल्व कैसे किया जाता है इसको, तो देखो कल को मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेट्स से क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं कि भैया मान लो a weak acid CH3COH with 0.1 molar concentration dissociates only 1%, 1% डिसोसिएट करता है। तो टीचर आपको कह रहे हैं फाइंड करो इसका पीएच क्या होगा। देखो दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला वॉर्मूला लिख के डिसोसिएट करना सीखो, या तो सीधा ही गिवन पे फोकस करो। देखो अगर मैं गिवन पे फोकस करता हूं तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है जी इस क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये सी की वैल्यू है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, और फिर टीचर कह रहे थी 1% टूटा है ये, इसका मतलब जी अल्फा हो गया 10%, सॉरी 1%, 1%। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो भैया ये नोटिस करो कि ये एक ही H प्लस देता है अपने में से, तो ऐसे केसेस में जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अभी पीछे पड़ी थी हमने, इधर देखो अभी पीछे पड़ी थी, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्विवेलेंट होती है, सी अल्फा की। तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है तो डायरेक्ट अपने पास सी की वैल्यू 0.1, अल्फा 1% है तो 1 के नीचे परसेंट। फाइन, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, नीचे 10⁻³ हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻³ मोलर आ गई इसकी वैल्यू। तो पीएच क्या होगा, पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होने वाला है बच्चों, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ -3 को पकड़ के आगे ले आओ, लॉग 10 1 हो गया, पीएच आ गया 3, पीएच की वैल्यू 3 आ गई। दिस इज हाउ यू विल यूज दिस, है ना। बस इसमें प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन क्या है, मान लो मैं सेम क्वेश्चन देता हूं आपको, सब वैल्यू सेम, सब कुछ सेम, बस एक चेंज मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन में। देखना, मान लीजिए सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, और सेम क्वेश्चन को मैंने क्या किया, सेम क्वेश्चन को मैंने सिर्फ एसिड बदल दिया, और इस बार मैंने एसिड ले लिया MgOH वोल्टेक्स, MgOH वोल्टेक्स। अब मैं बता दूं मेन फर्क क्या पड़ गया, जब कोई एसिड
जब कोई एसिड अपने में से एक H प्लस देता है, अब जैसे ये एक H प्लस देता तो सी अल्फा था, कल को ये दो H प्लस देता है अपने में से, तो यहाँ पे टू सी अल्फा लगाते हैं हम। ये बात नोटिस करनी है। तो अगर टू सी अल्फा लगाते हैं तो भैया यहाँ पर एक मिनट, मैंने गलती से बेस ले लिया, सॉरी। तो उठा लो C2O4H2, बेटा इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ये अपने में से दो H प्लस दे सकता है, और मान लीजिए सब कुछ सेम है, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 1% की डिसोसिएशन है, बस मैंने एसिड बदला है। अब क्या फर्क पड़ेगा इससे? जो एसिड अपने में से जो एसिड अपने में से दो H प्लस दे सकता है, उसको ध्यान रखना कि उसकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगी बेटा 2C अल्फा। अब बाकी सब कुछ तो वही है, ये 0.1 मोलर है और 1% है, पॉइंट उठाया 10 लगाया, तो आंसर हो गया 2 × 10⁻⁻3। अब अगर मैं पीएच निकालने जाऊंगा तो बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन में 2 × 10⁻³ आ गया। अब क्या करूं? माइनस यही रहने दो, लॉग ए प्लस लॉग बी, बाकी तो वैल्यूज अपने पास है। लॉग बी, अभी लॉग 2 की मैंने वैल्यू पीछे लर्न कराई थी 0.3010, -3 आगे ले और लॉग 10 1 होता है, तो 0.699, सॉरी 2.699, ये पीएच आ गया यहाँ पे। तो बेसिकली कभी बदले ऐसे वीक तो बदल दोगे आप उस अकॉर्डिंगली, है ना? ठीक है, फाइन। अब हमारे पास बेटा बिल्कुल सिमिलर मैनर में जो वो ना बेस है, जैसे अगर आप मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाते हैं, तो पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होगा? जो 100% डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, गुड एग्जांपल देने हैं तो दो गुड एग्जांपल के अंदर चाहिए, तो बेटा KOH और NaOH, दीज टू आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। रूम टेम्परेचर पे बहुत बढ़िया बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। अब आप स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करना, और करना भी क्या है ये समझे पहले। तो कुछ खास नहीं है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस में, जैसे मान लो आपको टीचर कहता है 0.01 मोलर ऑफ NaOH है, और टीचर आपको कह रहा है बेटा इसका पीएच निकाल दीजिए। उसका पीएच आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले मान लीजिए आपके पास NaOH है, आप उस NaOH को डिसोसिएट कीजिए, Na प्लस NaOH माइनस, फाइन। अब क्या होगा? NaOH में क्या है बेटा? 0.01 मोलर है, थोड़ी देर बाद पूरा टूटेगा, 0.01 मोलर रह जाएगा, ऐसे ही होगा। तो अब मैं थोड़ी देर में आपसे पूछ, सॉरी ये भी 0.01 मोलर होगा, तो अगर मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.01 मोलर, तो POH निकलेगा बेटा। POH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01, इसको पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो होंगे, 10⁻² बनेगा, उसको ऊपर ले आओ 10⁻⁻² हो जाएगा, -2 को आगे लाओगे 2, log 10 1, आंसर 2, POH2। बट क्वेश्चन POH पे नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन पीएच पर है, तो बच्चों पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो अगर कोई बच्चा POH पुट कर देगा तो पीएच आ जाएगा 12। सो दिस इज हाउ टू डील विद द स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना? सिमिलर मैनर में कोई भी ऐसे वैल्यू आ जाए आपके पास तो आप सिंपल वे में काम चला सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वीक एसिड के लिए पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर वे में आप वीक बेसिस के लिए भी फॉर्मूलेस पढ़ सकते हैं बेटा। जैसे अगर वीक बेस में आपके पास एक ही OH रिलीज हो रहा है, तो फिर से आप पहले की तरह इसको मानेंगे कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा होती है। सिमिलर वे में Ka निकाला था तो वीक बेसिस में Kb निकलेगा, फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर या फिर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एक ही बात है, कोई भी फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। अल्फा यहाँ पे कौन होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस। केबी यहाँ पे कौन होगा? केबी होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। ठीक है जी। एक तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को बिल्कुल रटे रहने चाहिए। दूसरी बात बेटा, किसी का केबी बहुत हायर होगा तो वो बेस भी बहुत तगड़ा होगा, किसी का पी के बी अगर लो होगा तो वो भी तगड़ा बेस होगा। ये ये जो फॉर्मूले हमने देखे हैं ना बेटा अभी, ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं एज द वीक एसिड वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये फॉर्मूले हमारे यहां से जनरेट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
वीक बेसिस के बाद अभी हमें आगे और जो छलांग लगानी है वो क्या है, पहले कुछ नोट पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे बेटा। देखो मान लीजिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कुछ कुछ नोट है जो हमें अब कवर करके फटाफट से सॉल्ट्स की तरफ जाना है, ठीक है। क्या क्या बातें कवर करनी है ध्यान दो। जब हम किसी एसिड को पढ़ते हैं, ठीक है, किसी एसिड को जानते हैं, तो वैसे में भाई एक से ज्यादा H प्लस दिए जा सकते हैं ना। अब जैसे सपोज करो बेटा मेरे पास H2SO4 है। अब H2SO4 एक एक करके कैसे करता है बेटा, जब आप H2SO4 को तोड़ते हो तो पहले ये एक H प्लस अपने में से प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिर आगे जाकर ये अपने में से एक और H प्लस प्रोवाइड करवा सकता है बेटा, तो सल्फेट बन जाता है -2 और H प्लस। पहले तो इनको ध्यान रखो, जो अपने में से दो H प्लस निकाल के आपको प्रोवाइड कर सकता है, जो अपने में से दो H आपको निकाल के प्रोवाइड कर सकता है, उसको डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं। डाइप्रोटिक माने अपने में से दो H प्लस निकाल के आपको दे सकता है, तो ठीक है। दूसरी बात बेटा, जब एक स्टेप आगे बढ़ रहा है तो उस एक स्टेप का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसको Ka1 कहेंगे, अगले स्टेप के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम Ka2 कहेंगे, ठीक है। और जनरली एक बात याद रखना, अगर हमारे पास कोई ऐसा एसिड है, कोई ऐसा एसिड है जिसके एक से ज्यादा है ये वाली वैल्यूज ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कि जो Ka1 होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, Ka2 छोटा होगा, Ka3 और छोटा होगा। वाई सर, पेपर में बेटा एक क्वेश्चन आता है, मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। वाई Ka2 इज वेरी मच स्मॉलर देन Ka1 फॉर H2SO4। मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ठीक है, देखिए जरा। अब अगर पेपर में लिखना पड़ता है तो क्या लिखोगे, सुनो जी। सबसे पहले आप टीचर को बताएंगे कि H2SO4 एक गुड एसिड है, वो अपने में से फटाफट एक H प्लस रिलीज करता है, ठीक है, बीइंग अ गुड एसिड, गुड एसिड है और परसेंटेज डिसोसिएशन हाई होती है, इसलिए फटाफट ये वाला H प्लस रिलीज होता है। लेकिन अब अगले स्टेप में एक प्रॉब्लम है। अगले स्टेप में क्या इशू है कि ये जो HSO4 माइनस है ना, और ये जो H प्लस सॉरी, ये जो HSO4 माइनस है, आप सोचो ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, ये चाहती है कोई बाहर से एक पॉजिटिव स्पीशीज को, मतलब ये सीख कर रहा है कि कोई पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ आ जाए, अट्रैक्ट कर रहा है उसे, रेदर देन रिपेलिंग। मतलब ये अपने में से H प्लस निकालना मुश्किल है, इसको अटैक करवाना आसान है। तो आप टीचर को कहेंगे इट इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, इसलिए इट विल सीक फॉर पॉजिटिव H प्लस। ये तो चाहती है कि पॉजिटिव H प्लस इस पे अटैक करे इवेंचुअली। सो वेरी लेस डोनेशन ऑफ H प्लस टेक्स प्लेस, बहुत कम H प्लस देते हैं। अब बहुत कम H प्लस देगा, सेकंड रिएक्शन अगर बहुत कम H प्लस देगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम जाएगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम जाएगा तो बस फिर देयरफॉर Ka2 बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू Ka1। ये काफी आता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब इसके बाद जब आगे बढ़ना है तो यहां से बच्चों हमें सॉल्ट की कैटेगरी में जंप करना है, तो सॉल्ट पे चलते हैं, आ जाओ। सॉल्ट्स की शुरुआत करने के लिए पहले तो ये जानो कि स्टूडेंट के पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भैया सॉल्ट जो है, जैसे मैं एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ कि सॉल्ट होता कौन है। सॉल्ट वैसे तो बच्चों केटायन और नायन का एक मिक्सचर है, जहां पे डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं होती H प्लस देने की, या डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं होती OH माइनस देने की। अब जैसे सपोज आप लोग क्या करते हो, हमने 10th क्लास से पढ़ना शुरू किया था, कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं, कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, तो ये जो कहानी है ना एसिडिक सॉल्ट होने की या बेसिक सॉल्ट होने की, इसके लिए एक चीज बताता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए आप पहले ये जानते हैं कि किस तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बेटा न्यूट्रल सॉल्ट है, आपके पास बेसिक सॉल्ट है, आपके पास एसिडिक सॉल्ट है, तो इनको ना एक एक करके पढ़ा जा सकता है पहले, कि जैसे कौन न्यूट्रल होते हैं, कौन वैसे तो 4 टाइप भी हो सकती है, जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस होता है, 4 टाइप भी हो सकती है बेटा।
ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो देखो ये बोलना तो बहुत ही जनरल है कि न्यूट्रल सॉल्ट कौन होते हैं जिनका पीएच 7 होता है ना, ये तो नॉर्मल है। पीएच बेसिक जो है वो मोर देन 7 होता है। एसिडिक पीएच में बेटा लेस देन 7 पाया जाएगा। वीक बेसिक और वीक सॉल्ट इसका कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, डिपेंड करता है किस टाइप के एसिड्स हैं और किस टाइप के बेस है जिससे सॉल्ट बना है। तो अब करना क्या है, ठीक है, एक मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉपिक से पहले ना एक रफ चीज समझा रहा हूँ जिससे तुम थोड़ा सा एक माइंड सेट लेके चलना। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक रफ सी चीज पढ़ा रहा हूँ, पहले वो दिमाग में चला। मान लीजिए आपको चेक करना है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा सॉल्ट बेसिक है, चेक कैसे करते हैं सर। ठीक है, तो ये एक रफ सा थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मतलब इसका चैप्टर से भी बहुत ज्यादा लेने देना नहीं है, बस दिमाग में रखने वाली चीज है। सपोज करो आपके पास NaCl है, अगर आप NaCl को वाटर में डालते हो तो लेट्स से एक रफ आइडिया लेता हूं मैं कि अगर Na प्लस है और OH माइनस उठाता है तो NaOH बनेगा, और उधर से बेटा H जो है वो Cl उठाएगा तो आपको HCl मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों मैंने कहा कि Na2CO3 है, इसको मैं पानी में डालता हूं तो मेरे को बेटा Na प्लस जो है वो OH उठाएगा, और बेटा जो H2 है वो हमारा किसको पिक करेगा यहाँ से, H2CO3। फाइन, ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ, क्या मतलब प्रूव करना है। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद जज करना सीखो कि विच सॉल्ट इज एसिडिक, विच सॉल्ट इज बेसिक। अगर एक सॉल्ट पानी में जाकर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस और आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोवाइड कर रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो ये सॉल्ट जो है वो नेचर में न्यूट्रल होगा। ये सॉल्ट नेचर में न्यूट्रल होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं बेटा कि मेरे पास ये जो सॉल्ट है ये अभी क्या दे रहा है, देखो ये है NaOH, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। अब बच्चों दिमाग लगाओ, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है तो ये नेचर में स्ट्रॉन्ग बेस वाला कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि ये बेसिक नेचर का होगा। सिमिलरली कहानी आगे चलती है, आपको कोई और एसिड अगर मान लीजिए चूज करना है, तो सपोज करो मेरे पास एक सॉल्ट है NH4Cl, मैं इसको पानी में डालता हूं, मेरे को क्या मिलेगा, NH4OH उठाता है बेटा, तो NH4OH उठाया, और उधर से HCl। अब आप इसको समझो, चलो दो तीन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक लिखते हैं CH3COONA, मान लीजिए H2O में डाला है ना, क्या देगा देखो जरा, Na प्लस ये पूरा माइनस, तो Na प्लस OH उठाएगा वहां से तो NaOH बनेगा, उधर से H प्लस उठाएगा तो CH3COOH जनरेट होगा। अब आप इनके बारे में बात करो, ये नेचर में कैसे होंगे देखेंगे। देखो सपोज करो बेटा NH4OH की बात करते हैं। NH4OH बेटा नेचर में स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इट्स अ वीक बेस, और ये बंदा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो ये एसिडिक होगा। हम्म, अब जैसे ये बंदा कैसा है बच्चा नेचर में, ये बंदा वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग वाले की प्रॉपर्टी चलेगी, ये स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। तो आज आप लोगों को कोई भी अगर मैं सॉल्ट अब लिख के देता हूं तो तुमने उस सॉल्ट में खुद जज करना सीखना है, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज दिस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बच्चों आपके पास अब अमोनियम सल्फेट अवेलेबल है। ठीक है, अब माइंडसेट में रेडी करना है सब कुछ। अमोनियम को अगर मैं जैसे मान लो पानी में डाल देता हूं तो अमोनियम OH उठा लेगा, तो NH4OH जो होगा वो वीक बेस को बिलोंग करेगा। फाइन, सल्फेट पानी में से H उठाएगा तो H2SO4 बनेगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को बिलोंग कर रहा है, तो ये नेचर में एसिडिक हुआ। ये मैं जज करना सिखा रहा हूँ, सॉल्ट को जज कैसे करना है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास MgCl2 है, Mg को पानी में डालोगे तो पानी से MgOH उठाएगा, MgOH होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वीक बेस, और Cl उठा सकते हैं H को, तो HCl हो गया, है ना, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, MgOH वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी नेचर में एसिडिक हुआ। और कोई उठाते आओ, लेट्स से मैंने KCl उठा लिया, अब KCl जब पानी में जाएगा तो K उठाएगा OH को, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, Cl उठाएगा H को, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों स्ट्रॉन्ग को बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रॉन्ग को बिलोंग करते हैं तो pH 7 न्यूट्रल। दिस इज हाउ यू गोना चेक वेदर अ पर्टिकुलर सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक। फाइन, अब चलते हैं इसमें एक और चीज समझने,
अब एक एक करके सारे सॉल्ट्स को पकड़ते हैं बच्चों। और जरा मान लीजिए मैं बात करता हूं बेटा पहले, लेट्स गो फॉर द, हम बात करते हैं पहले न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या करते हैं बच्चा, न्यूट्रल सॉल्ट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं, क्या करने वाले हैं, ध्यान दो जरा। देखो न्यूट्रल सॉल्ट बेटा लेट करते हैं, लेट ए बी ए न्यूट्रल सॉल्ट। तो जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा हूं वैसे दिमाग लगाना। अगर मेरे पास एक ए बी न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे ही आप उसको वाटर में डालेंगे तो ए प्लस और बी माइनस बनेगा। और आप बच्चों ने याद रखना है कि यहां पर नो कैटायनिक, नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और नो एनायनिक हाइड्रोलिसिस इज देयर। एक्चुअली चक्कर क्या है, अगर इनमें से कोई पानी के साथ रिएक्ट करने जाएगा तभी H प्लस में OH जनरेट होंगे पानी में से, और अगर एक भी पानी के साथ रिएक्ट करने नहीं जाता तो ना H प्लस जनरेट होता है ना OH जनरेट होता है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड हाइड्रोलिसिस है ना, ये एक्चुअली इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक सॉल्ट के अंदर A प्लस और B माइनस यानी कि दोनों ही आयन ऐसे हैं जो पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तो ना H प्लस जनरेट होगा ना OH जनरेट होगा, तो सॉल्ट विल बी न्यूट्रल। तो आज के बाद कोई भी सॉल्ट अगर आपके पास न्यूट्रल है तो आपने उसमें वर्ड ध्यान रखना है, नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, नो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये दिमाग चलना चाहिए बच्चों। फाइन। दूसरी बात बेटा, इसकी एग्जांपल्स लेने हैं अगर आप लोगों को तो एग्जांपल उठा लो। जैसे सपोज आपके पास NaCl है, NaCl अब कल को टीचर पेपर में MCQ आ जाए कि NaCl का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो बच्चों को स्ट्रांगली याद होना चाहिए NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, ना कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ना एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कल को पेपर में बच्चों KCl आ जाए, KCl बिलोंग, K बिलोंग करता है KOH को, स्ट्रॉन्ग बेस, Cl बिलोंग करता है HCl को, स्ट्रॉन्ग एसिड, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू स्ट्रॉन्ग थिंग, तो न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट है तो ना कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ना एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए कुछ कुछ बातें फिक्स हैं बच्चों को, जो पॉइंट याद रखने हैं कि पीएच 7 होता है, ना कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है ना एनायन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है बच्चों। फाइन, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग एक सॉल्ट की तरफ जिसे हम लोग कहते हैं, लेट्स सी हम लोग बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की बात। बेसिक सॉल्ट में स्टूडेंट ने एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि अगर एक सॉल्ट बेसिक है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रट के चलना है। कैसे, देखो अगर मैं लेट करता हूं ए बी बी अ बेसिक सॉल्ट, ए बी को मैंने एक बेसिक सॉल्ट माना, तो आपने कुछ पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल सॉल्ट में कुछ खास नहीं होता पढ़ने को, लेकिन बेसिक और एसिड सॉल्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है पढ़ने को। यही हमारा मेन टॉपिक है, आप ध्यान देना, ठीक है। देखो बच्चा, अगर ए बी एक बेसिक सॉल्ट है तो स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या करना है, ए बी को तोड़ा, ए प्लस बी माइनस, ठीक है। दुनिया का यहाँ पे जो बी माइनस होता है वो हमेशा पानी के साथ जाकर रिएक्ट करता है और पानी में से अगर माइनस है तो H छीन कर OH माइनस रिलीज कर देता है बेटा। जैसे मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको टीचर को समझाना है कि जैसे सपोज करो टीचर आपको कहता है एक्सप्लेन वाई Na2CO3 इज बेसिक इन नेचर, कि Na2CO3 नेचर में बेसिक क्यों है। मान लीजिए ये टीचर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे क्या होता है ये। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दुनिया में कोई भी बेसिक सॉल्ट होगा तो सबसे पहले 2Na प्लस और कार्बोनेट आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहां बताया दुनिया का कोई भी अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसका जो एनायन होगा वो हमेशा पानी के साथ रिएक्ट करने जाएगा, तो जो उसका एनायन उठाया, एनायन को पानी में डाला तो ये उसमें से H प्लस छीनेगा, H2CO3 और बचेगा OH माइनस। सो ध्यान रखना है, अगर टीचर पूछती है अभी वाई इट वाज बेसिक, तो आप क्या बताओगे, पहली बात समझाओगे कि यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है यहाँ पर, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, जिसके चक्कर में OH माइनस जनरेट होते हैं, इसीलिए ये नेचर में बेसिक है।
एनायनिक हाइड्रोलिसिस इज द कीवर्ड हियर। अब आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पे जो रट्टे मारने हैं जिसके में, ठीक है। देखो पहली चीज बेटा, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में तो खैर ये बात है नहीं, बट स्टिल हम एक बार पढ़ रहे हैं तो सारे फॉर्मूले कवर कर लें। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों याद रखना है कि जैसे ये यहाँ पर बी माइनस है ना, इसके अगर शुरू में सी मोल्स लिए जाते हैं, अगर शुरू में इसके सी मोल्स लिए जाते हैं बेटा, तो ये क्या करेगा, सी में से यहाँ पे कुछ नहीं, सी में से सी अल्फा मोल्स जाएंगे, सी अल्फा और सी अल्फा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चेंज है, देखो ऐसे मैं अल्फा लिखता आ रहा हूँ तो मेरे को आदत पड़ी हुई है, लेकिन अल्फा जो टर्म हम यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए यूज करते हैं। अगर हम एक सॉल्ट देख रहे हैं तो भैया पानी के साथ वो कितना रिएक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है, वो किस हद तक उसका जो एनायन है किस हद तक पानी के साथ रिएक्ट करेगा, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं बच्चा उसे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में याद रखते हैं सी माइनस सी एच, सी एच और सी एच। अब जैसे हम के बनाया करते थे तो यहाँ पे जो के एच का फॉर्मूला बनता है वो बनता है बच्चों सी एच स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एच। किसी स्टूडेंट को याद रखना हो तो ध्यान रखना, एच कौन है यहाँ पर, एच है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कितने परसेंट हाइड्रोलिसिस हुआ वो इससे मिल जाया करेगा। फाइन। उसके बाद बच्चों और हम ध्यान रखेंगे कि के एच जो है वो होता है सी एच स्क्वायर, मतलब वही अगर एच की वैल्यू बहुत छोटी हुई तो ये ध्यान रखना। फिर बच्चों हमें ना बेसिकली हम क्या करते हैं कि एच का एक और एक्सप्रेशन होता है कि के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन में के ए भी रहता है, ठीक है। अगर अब आप ना बेटा इनको कंपेयर करके यहाँ से एच की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लो तो आप देखो आपको ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिली क्या है, एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन ये मिली आपको, सी एल सी एच। तो बेटा जैसे ही आप एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपको फॉर्मूला मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अब इसका क्या है बेटा, डेरिवेशन आप नहीं करो तब भी काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट लर्न कीजिए कि इसका बेसिक सॉल्ट का पीएच का आंसर क्या होगा। और हाँ एक और बात, एक ये जो बेसिक सॉल्ट है ना बेटा, ये जो बेसिक सॉल्ट है इसको आपने एक और टर्म ध्यान रखनी है कि बेसिक सॉल्ट होता कौन है। याद रखना बेसिक सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको देखो, pH ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेसिकली एसिड एंड बेसिक यहाँ पे वर्ड सॉल्ट नहीं आया, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स के बारे में बात करिए। अब पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है तब तो पीएच पूरा डायरेक्ट है जी, पीएच 7 होगा, डन, इसमें तो डरने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है यानी कि बेसिक सॉल्ट है, तब आपने पीएच का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में कर देता हूँ। मान लीजिए आप बेसिक सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, अब जैसे मैं वैसे कई बार क्या होता है बच्चों ने ये फॉर्म भी लर्न कर रखे होते हैं, एक आसान फॉर्म दिया, जैसे यहाँ पर हाफ बाहर है, अंदर पी के डब्ल्यू लिखा हुआ है, साथ में आपके पास पी के ए है, माइनस में पी सी एस है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा भी दूं ये क्या हो रहा है। जैसे आपके पास एक बेसिक सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, इस बेसिक सॉल्ट के अंदर एक रास्ते में एक वीक एसिड बनता है, इस वीक एसिड का कोई के ए होगा, उस के ए को पुट करना है यहां पर के, ठीक है। ये जो सी एस लिखा हुआ है, सी एस असल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अबे शुरू में कुछ तो लोगे, 1 मोलर 2 मोलर 4 मोलर, सॉल्ट कितना लिया है वो यहां पुट करना है, ठीक। के डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों फिक्स है 10 की पावर -14। तो इवेंचुअली आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इसको सॉल्व करके तो 14 आ ही जाएगा, तो वो तो आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए। चाहे इवेंचुअली मैं आपको बताऊं जहां जहां आपको के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू दिख रहा है उसकी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट इज प्रैक्टिकली 14, पी के डब्ल्यू 14। तो ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारना है बेसिक सॉल्ट के लिए, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए पीएच ऑफ द बेसिक सॉल्ट्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एसिडिक सॉल्ट है। अब एसिडिक सॉल्ट में क्या करोगे, अगर मैं लेट करता हूं बच्चों एच ए, सॉरी मैंने लेट करा ए बी अ एसिडिक सॉल्ट, मैंने ए बी को एसिडिक सॉल्ट मान लिया। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है बच्चा तो एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने पीछे बताया था, पीछे हमने बात करी थी बेसिक सॉल्ट्स के लिए, ध्यान रखना बेसिक सॉल्ट को मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बेसिक सॉल्ट होता है उसका एनायन हमेशा पानी के साथ आता है।
तो बेटा एसिडिक सॉल्ट में यही बात कैटायंस के लिए होती है। यहां पर जो कैटायन होता है ना, वो हमेशा पानी के साथ जाके रिएक्ट करेगा और उसमें से OH उठा लेगा और H प्लस रिलीज होगा। इस H प्लस के चक्कर में ये एसिडिक होता है। और बाकी सारे फॉर्मूले सेम। जैसे अगर आपसे पूछा जाए KH का फॉर्मूला क्या होगा, वही बेटा CH2 1 माइनस H, या फिर KH इज इक्वल टू सीधा शॉर्ट में CH2। ये लर्न कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। टीचर आपसे बोलता है बेटा कि यहाँ पे कौन सा वाला हाइड्रोलिसिस होगा, तो ऑलवेज लर्न रखो बेटा कि जब आपके पास एसिडिक सॉल्ट है तो एसिडिक सॉल्ट में हमेशा 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 के लिए कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब ना सिमिलरली जैसे इसका पीएच का फॉर्मूला चाहिए, तो पीएच के फॉर्मूले हमारे पास ये रहे। पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, यानी कि अगर एसिडिक सॉल्ट आपके पास है, एसिडिक सॉल्ट आपके पास है, तब पीएच क्या लिखना है, ये रहा, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी प्लस पीसीएस। पीकेडब्ल्यू की जगह फिर क्या लिख सकते हो, 14, और आपको जब क्वेश्चन आएगा तो केबी और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही लोग वीक हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर दोनों ही वीक है बच्चों, तो पहली बात तो वहां पर बोथ हाइड्रोलिसिस होते हैं। ए प्लस का भी हाइड्रोलिसिस होगा, ए प्लस का भी हाइड्रोलिसिस होगा, और बी माइनस का भी हाइड्रोलिसिस होगा। ये पानी में से H उठाएगा और OH माइनस मिक्स करेगा। अब दिक्कत क्या है, हो सकता है कैटायन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो, एनायन का कम हो, जिसका ज्यादा होगा उससे पीएच डिसाइड हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो हमारे पास KH का फॉर्मूला होता है वो तो चलो लिख सकते हो आप CH2, वो तो कोई बड़ी कॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे इसके लिए क्या होता है बेटा, इसके लिए KH का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है KW अपॉन में रास्ते में वीक बेस बना है तो KB, है ना, तो इसके लिए होता है KH इज इक्वल टू KW। इस बार तो दोनों लोग बने हैं, वीक बेस वीक एसिड दोनों लोग बनते हैं, तो KA इंटू KB होता है। आपको वैसे इतनी राम कहानी ना लर्न करनी है तो भी कोई बड़ी कॉल नहीं है, आप सीधा ये लर्न कर सकते हैं बच्चों, ये लर्न कीजिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्ट हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू की जगह 14 लिख लूं प्लस पीकेए माइनस पीके, डायरेक्ट वैल्यूज डालते हैं। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें अगर रट गए तो समझो सॉल्ट वाला सेक्शन रट गया, क्योंकि एक तो साथ ही होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तो तीन फॉर्मूले बेसिकली लर्न करने होते हैं बेटा। अब मैं तुम्हें एक और बस चीज बताता हूँ, देखो अब मान लेते हैं कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे ही चूज करना है, मतलब आपको कोई पीएच वीएच नहीं निकालना, आपको बस वहां पे ये बताना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, विच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, विच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, विच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी देयर इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। मैं कुछ केसेस ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास NaCl है, मेरे पास Na2CO3 है, मेरे पास NH4Cl है, मेरे पास NgOH, सॉरी बेस सॉल्ट लेना है, तो मेरे पास NgNO3 है, लेट्स से मैग्नीशियम नाइट्रेट, या फिर मेरे पास Na2SO4। मान लो ये पेपर में डायरेक्ट आ गया और तुम्हें जज करना है भैया कि किस तरह का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा, तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। आपने मन में क्या करना है, कोई भी सॉल्ट आपके पास आ जाए, आप उसको तोड़िए और आप जानिए कि ये किस किस से आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। बस एक बात रट्टा मार लो मन में, स्ट्रॉन्ग वालों का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये दिमाग लगा लो। जैसे मैं तुम्हें एक चीज आता हूँ, Na आया है NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस, Cl आया है HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग है ना दोनों, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस, ना कैटायनिक और ना ही एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इस पे चलते हैं। Na आया NaOH से, CO3 आया H2CO3 नामक कार्बोनिक एसिड, है ना, वो होता है वीक एसिड। तो जो वीक होते हैं ना उनका हाइड्रोलिसिस होगा, तो इस बार ये बंदा वीक से आया है और ये एनायन है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ये मैं वैसे ही शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, फटाफट कैसे कर सकते हो।
ठीक है। अब जैसे NH4Cl है, NH4 है, NH4OH से आया है, ये वीक बेस है। Cl किससे आया है? HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो वीक से आया है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पाया जाएगा। MgNO3, Mg आता है MgOH वोल्टोइस से, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वीक बेस। NO3 आता है स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 से, तो वीक कौन है? पहला वाला Mg वीक से आया है, तो जो वीक से आया उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है। Na2SO4, Na2SO4 में Na आया है स्ट्रॉन्ग NaOH से, ये आया है सल्फेट आता है H2SO4 नामक स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो भैया नो हाइड्रोलिसिस। मैं एक और केस दे लेता हूँ। मान लीजिए पेपर में आ गया CH3COONH4+, ये आ गया पेपर में, अमोनियम एसिटेट। तो इसको क्या करोगे भैया? अमोनियम वीक बेस से आया है, ये भी वीक एसिड से आया है, तो दोनों ही वीक से आए हैं, तो बोथ हाइड्रोलिसिस होंगे यहाँ पे, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस विल बी देयर। तो ऐसे तुम शॉर्टकट में चेक कर सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों, सेक्शन है, एक पॉसिबल सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं बफर एक्शन। बफर सॉल्यूशन समझ लो तुम पहले फटाफट। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का क्या करना है? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपना पीएच बदलने नहीं देता। ठीक है। बफर हम किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट्स द चेंज इन पीएच, that resists the change in pH. अच्छा, resist the change in pH with addition of small quantities. Addition of small quantities of acids or base, acid या base। भैया याद रखना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी डालोगे तब की बात नहीं हो रही। रियल लाइफ एग्जांपल लेने हैं अगर आप लोगों को, जैसे हमारी बॉडी के कोई बायोलॉजिकल सिस्टम से कुछ एग्जांपल लेने हैं, तो भैया एग्जांपल में ब्लड एक गुड एग्जांपल है, यूरिन अच्छा एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं। ये लोग छोटी मोटी क्वांटिटी अगर बॉडी में किसी चीज की ऐड करते हो तो अपना पीएच बदलते नहीं है भैया। ठीक है। अच्छा, फिर हमें पढ़ना क्या है सर? पढ़ना बेसिकली ये है बच्चों कि जो बफर है ना, जो बफर है बच्चों, वो प्रैक्टिकली दो तरह का होता है। ठीक है। बफर दो तरह के रहते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, जैसे जिनका पीएच एसिडिक ही रहेगा। पर मेन बात ये नहीं समझानी, मेन बात जो समझानी है उसको सुनो। पहली बात तो जो एसिडिक बफर है वो बनते कैसे, मतलब अगर तुम्हें टीचर पूछे कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो स्टूडेंट ने याद रखना है, दो लोग होते हैं बेटा। पहले एक होता है वीक एसिड, ठीक है, और एक उसके साथ सॉल्ट होता है। लेकिन वो जो सॉल्ट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस और उसी वाले वीक एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल मैंने लिया CH3COOH नाम का वीक एसिड। अब इसी एसिड का सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो मैंने Na डाल दिया, Na स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दोनों क्या है? वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, ये एसिडिक बफर है। कोई और एग्जांपल उठाने हैं? मान लो तुमने उठाया H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड, इसको तुम Na के साथ जोड़ दो, Na एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया, तो Na2CO3, ये स्ट्रॉन्ग से, ये वीक से, इसका कॉम्बिनेशन फिर से एसिडिक बफर में लाइक करेगा। तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपने H2CO3 लिया है, ठीक है, और इसके साथ आपने K2CO3 को जोड़ दिया। अब K स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। ठीक है। तो ये हमारे एसिडिक बफर के बारे में बात है, जिसका पीएच जो है वो ऑब्वियसली लेस देन 7 पाया जाए। ठीक है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो हमारा पहला वाला एग्जांपल है ना बेटा, ये जो हमारा पहला वाला एग्जांपल है, ये वाला, इसका पीएच एनसीईआरटी ने बताया 4.25 होता है, फिक्स पीएच। छोटा मोटी चीजें ऐड करोगे तो इसका पीएच बदलता नहीं। उधर चलते हैं, बेसिक बफर क्या हो। बेसिक बफर की पहले तो कॉम्पोजिशन पढ़ो। जैसे बेसिक बफर किस किस को मिला के बनता है, जैसे ये वीक एसिड उससे बनता है, ये बेटा वीक बेस ऐड करोगे, साथ में एक सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट दो लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, एक ये सॉल्ट दो लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, एक वही वाला वीक बेस जो ऊपर यूज करा है,
और फिर उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। एग्जांपल्स देते हैं, उससे कौन क्लियर होगी। पहला एग्जांपल है बेटा NH4OH, ये है एक वीक बेस, और इसको अगर HCl के साथ कंबाइन कर दो तो NH4Cl बन जाएगा। अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको कंबाइन करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। अभी इसका जो हमारी एनसीईआरटी कहती है पीएच, उस पे आते हैं, दोनों जरा एग्जांपल और बना लें। NH4OH एक वीक बेस है भैया, ठीक है, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दिया सल्फेट के साथ, सल्फेट आता है H2SO4 से। फिर एग्जांपल है बेसिक बफर का ये, ठीक। MgOH लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जोड़ दो, MgCl2। MgCl2, Cl जो है वो HCl से आया है, अगेन कैन बी कॉल्ड दिस। फिर एग्जांपल अगर एक और चीज का लेना है भाई, तो क्या करना है, देखो, जैसे ये है जो एनसीईआरटी कहती है कि इस वाले का पीएच जो है वो 9.75 के आसपास होता है, बेसिक पीएच इसका। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द बेसिक और एसिडिक बफर, ठीक है। अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसको कहते हैं जी बफर एक्शन, जिसको कहते हैं बफर एक्शन। अगर मैं तुम लोगों को कहता हूं कि बेटा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए टीचर कहते हैं जी CH3COOH, फाइन, और CH3COONA, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये बेसिक बिहेव करेगा, मतलब सॉरी एसिडिक बिहेव करेगा, या इसका बफर एक्शन कैसे, छोटी मोटी चीजें ऐड करने पर कैसे ये पीछे रहेगा, कैसे क्या होगा। तो स्टूडेंट कैसे समझेगा, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जिस भी कंटेनर में पड़े हुए होंगे पहले CH3COOH टूटेगा, आपको CH3COO माइनस बना के देगा और आपको H प्लस बना के देगा। दूसरी तरफ बेटा ये जो CH3COONA है ये भी ब्रेक होगा और ये CH3COO माइनस और आपको Na प्लस बनाकर दे देगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली कहानी तो ना, कुछ भी पढ़ने से पहले याद रखना, ये जो वीक एसिड होते हैं इनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, कम डिसोसिएशन, मतलब इसका अल्फा जो है बहुत छोटा होगा, वीक एसिड्स कम टूटते हैं। लेकिन ये सॉल्ट है, ये बंदा 100% टूटने वालों में से होता है, सॉल्ट ज्यादातर काफी हद तक टूट जाते हैं। तो याद रखना, कुछ भी हो अगर, है ना, मतलब आप सॉल्ट को हमेशा ध्यान रखो कि ये वाला सॉल्ट मैक्सिमम टूटता है और ये वाला ज्यादा नहीं टूटता, क्योंकि वीक एसिड का पार्ट है। अब मान लीजिए स्टूडेंट ने पहले केस में क्या किया, केस 1 इंट्रोड्यूस किया और उस बच्चे ने थोड़ा सा H प्लस इंट्रोड्यूस कर दिया सोल्यूशन में, इस वाले बीकर में जिसमें ये दोनों लोग पड़े हुए वहां पे H प्लस डाल दिया उसने। अब H प्लस डालने पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था लीच दानी कॉन्सेप्ट, उसी का एक भाई है कॉमन एंड इफेक्ट। क्या करना है, तुम जिसको बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तुम ये चेक करो जाकर कि क्या वो अंदर पहले से प्रेजेंट है, यस सर। अगर आप व्हीकल के अंदर H प्लस डाल दोगे तो क्या इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो पीछे की तरफ लेके जाएगा, और जैसे ही पीछे की तरफ ले जाएगा तो मैं आपको बता दूं ये तो वैसे भी ज्यादा टूटा ही नहीं है। तो अगर स्टूडेंट यहां पर H प्लस इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, H प्लस जो है बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, तो टेक्निकली वो इसके साथ मिलकर वापस जाना शुरू कर देता है, पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम क्या है कि ये बंदा ज्यादा तो टूटा ही नहीं होता, इसका तो परसेंटेज डिसोसिएशन ही बड़ा कम है। तो अगर तुमने हल्का फुल्का बाहर से H प्लस डाला तो थोड़े से H प्लस जो यहाँ पे निकले थे पहले से उनको लेकर वो पीछे चला जाए, है ना। और जैसे ही वो पीछे जाएगा तो हमारा पीएच में कोई बहुत तगड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़े बहुत ही H प्लस थे। और दूसरी तरफ स्टूडेंट अगर OH माइनस को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो OH माइनस के साथ तो हम क्या देखते हैं कि भैया OH माइनस जाएगा H प्लस के पास, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और फिर पीछे की तरफ वाटर बन गया, डाइल्यूट भी हो जाएगा, अपनी तरफ से तुम बेस ऐड कर देते लेकिन वो डाइल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस विल रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, फाइन। इसके बाद आता है बच्चों, यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है कि किसी सॉल्ट को कितना घोला जाए, ये कैसे, कौन कितना घुलता है, उसके लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान देना जरा। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कैसे करना है काम, देखो, मान लीजिए मैं एक टाइप का सॉल्ट लेता हूं, ठीक है,
मैंने एक टाइप का सॉल्ट लिया, ए बी टाइप का सॉल्ट। अब तुमने क्या करना है, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट केएसपी होता है, इससे जज करते हैं कि सॉल्ट कितना ज्यादा घुल रहा है, कितना ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, इससे जज करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ए बी एक सॉल्ट है, आपने इसको ब्रेक किया, उसमें केटायन आयन बना दिए, ठीक है। शुरू में इसके एक्स मोल्स थे, आपने पानी में डाला तो घुलना शुरू हुआ, एक्स में से एस मोल्स घुले, यहाँ एस बने, यहाँ एस बने। अब सॉल्युबिलिटी में सिर्फ ये देखते हैं कौन घुला है, ये नहीं चेक करते, तो घुले नहीं है ना। तो अगर आप इसका के फैक्टर निकालने जाएंगे तो उसका के फैक्टर होता है एस इंटू एस, यहाँ पर ये एस स्क्वायर हो गया के एस पी की वैल्यू। लेफ्ट वाले इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि वो घुले नहीं है, सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। फाइन। सेकंड टाइप का सॉल्ट लिया, मान लीजिए मैंने ए बी टू टाइप का सॉल्ट। अब अगर ये टूटेगा तो आपको ए प्लस टू देगा और दो बी माइनस देगा। अब इसमें फिर वही कहानी, एक्स ये है नहीं, एक्स में से एस मोल्स गए थे, एस मोल्स बना और यहाँ टू एस मोल्स बने। अब अगर मैं के एस पी निकालने जाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, के एस पी निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे एस और टू एस की पावर टू, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर बनता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, फोर एस क्यूब साथ में के एस पी। और यहाँ पे याद रखना, इस पूरी गेम में जो एस है उसको खाली सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कल को टीचर आपको कहता है इस वाले सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो एस निकालना होता है। केएसपी प्रोवाइड करके कहे सॉल्युबिलिटी निकालो, तो केएसपी प्रोवाइड करके कहे सॉल्युबिलिटी निकालो तो एस निकालना होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ ये दो तरह के सॉल्ट ही है, कोई भी हो सकता है बच्चे। कल को A2B3 आ गया तो क्या करोगे, 2A+3 और 3B-2, एक्स ये कुछ नहीं, एक्स में से एस गए, 2s की पावर 2, 3s, सॉरी 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 सॉरी, एक्स में से एस गए, एक्स में से एस गए, ये 2s बनेगा और ये 3s बनेगा नॉर्मल इक्विलिब्रियम में। केएसपी निकालने जाओगे, 2s की पावर 2 कोफिशिएंट पावर होता है, 3s की पावर 3 कोफिशिएंट पावर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 4 108, एस का स्क्वायर और क्यूब 5 पावर, तो केएसपी आ गया 108 एस की पावर 5, ठीक है। अब इसका एक और लास्ट एस्पेक्ट है, बस क्या करना है, जब हम एक सेकंड, अच्छा जब हम बेटा इसमें ना एक काम करते हैं, इसी को इंफिनिट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे ना मान लीजिए हमारे पास एक मान लीजिए फाइल है और उसमें क्या करते हैं, देखो कोई भी सॉल्ट जब आप पानी में घुलने की कोशिश करते हो ना, कोई भी सॉल्ट हो, जब आप उसको वाटर डिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो एक सिनेरियो है बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई सॉल्ट आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है। अब वो सॉल्ट पहले जाके ब्रेक होगा, मान लीजिए 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, तो उस 80 में से मान लो सिर्फ 20 घुले, तो ये तीन फेज का काम हुआ। 100 मैंने अपनी तरफ से ऐड किए, 80 टूटे, 20 घुले, ठीक है। जितने टूटते हैं अगर मैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन उठा लूं तो उसको आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं, और जो घुलते हैं वो केएसपी सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो एस मोल्स लिए गए हैं, ये कौन से मोल्स हैं, जो घुल गए हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक, सपोज करो मेरे पास कोई एबी सॉल्ट था, ठीक है, इसको नोट में समझ में बात करो। मान लो एबी एक सॉल्ट था, उसको आपने ब्रेक किया और ए प्लस और बी माइनस ये टूट गए, याद रखना इतने टूटे हैं, फाइन। और जो टूटे हैं उनको आज के बाद कैसे लिखना है, आयनिक प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर पॉजिटिव और बी की पावर नेगेटिव, ये आयनिक प्रोडक्ट है, कितने टूटे हैं, ठीक है। ये घुले नहीं है, घुले ये हैं। कल को मैं इसी में घुले की बात करता हूं अगर, तो भैया एक्स ये कुछ नहीं, एक्स में से एक्स जाएंगे, एस बनेंगे, एस घुले, तो इसका केएसपी निकालूंगा एस स्क्वायर। तो ये वो है जो घुले हैं, ठीक है, और ये वो है जो टूटे हैं। अब इसमें तीन बातें मेरी ध्यान रखना बेटा, तीन बातें बता रहा हूं, वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या, पहली बात,
पहली बात, अगर जो टूटे हैं वो घुले हुए से ज्यादा हुए, अगर मान लो मैंने वही तुम्हें जो बताया था कि 100 मॉलिक्यूल तुमने डाले, 80 टूटे, लेकिन उस 80 में सिर्फ 20 घुले, तो बाकी कहां जाएंगे? बाकी ऊपर तैरेंगे, पीपीटी बना के रहेंगे। इसीलिए याद रखना यहां पे क्या होगा, पीपीटी फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। और अगर कभी जितने टूटे उतने घुले तो नो पीपीटी फॉर्मेशन। और उल्टा प्रूव ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि घुल ज्यादा जाए और टूटे कम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी होगा, 80 टूट, मान लो पहले 80 टूटे, 80 में से 20 घुलने जाएंगे ना, उल्टा तो पॉसिबल ही नहीं है कि घुल ज्यादा गए जो टूटे ही नहीं थे। टूटने से पहले तो कोई घुलेगा ही नहीं ना। तो ये दो ही चीजें ध्यान रखना कि अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से बड़ा आया तो पीपीटी फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा। बस इतना याद रखो। दिस इज इट फॉर द आयनिक इक्विलिब्रियम। यहां तक लर्न कर लो, इसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस मैं कहता हूं। ठीक है, थैंक यू।